भारत की अध्यक्षता में G20 की दो महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में जारी हैं। मुंबई में विकास कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता संभाली है जब दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन इसका कार्यकाल समावेशी और कार्रवाई उन्मुख होगा। We are meeting at a point of time when the world is in the midst of a turmoil. Our belief is that every crisis is also a huge opportunity. And there cannot be a better opportunity than what the Prime Minister Modi has said, that India's G20 leadership will be decisive, will be inclusive, will be action-oriented. और मुंबई से तर बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक हो रही है। 3 दिन की बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय मामलों पर चर्चा पर जोर रहेगा। इसके तहत 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, भविष्य के लिए शहरों को आर्थिक सहायता देने, वैश्विक ऋण संबंधी मामलों के प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और उत्पादकता संबंधी लाभ तथा जलवायु संबंधी कार्यों के लिए वित्त मुहैया कराने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की दिशा निर्धारित करना शामिल है। और वहीं सतत विकास के लक्ष्य को लेकर G20 की एक अहम बैठक मुंबई में चल रही है। भारत के शेरपा ने डीडी न्यूज से विशेष तौर पर बात करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े मंच की अध्यक्षता करना देश के लिए गर्व की बात है। G20 की बैठकों के जरिए भारत जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देगा, तो वहीं जलवायु परिवर्तन की चुनौती के मद्देनजर लाइफ फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को बढ़ावा देने, महिलाओं की आर्थिक सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने पर भी फोकस करेगा। भारत ने अपनी साल भर चलने वाली G20 की अध्यक्षता के लिए मंच तैयार कर लिया है। उदयपुर में हम ऑलरेडी एक मीटिंग देख चुके हैं। अब मुंबई में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। हमारे साथ भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी, सामान्य व्यक्ति जो मुंबई में हर जगह पोस्टर्स देख रहा है, G20 के आउटरीच के बोर्ड्स देख रहा है, उनके लिए आप कैसे समझाएंगे कि G20 क्या है और भारत की अध्यक्षता में ये हो रही है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ये बहुत गर्व की बात है कि G20 की लीडरशिप भारत को मिली है और उसकी लीडरशिप भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये 20-25 साल में एक बार आती है। दूसरा कि हम पहले अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कर चुके हैं, जैसे कि नैम या चोगम, वो 2-3 दिन की मीटिंग्स होती थी। आप लीडर्स आते थे, दिल्ली में आते थे, 2 दिन की मीटिंग हुई, फिर चले जाते थे। G20 की जो मीटिंग है साल भर है और हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में जाएगी। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम वहाँ का सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएं, हम इनको एक ट्रैवल टूरिज्म डेस्टिनेशंस की तरह डेवलप करें, हम इनको एक हैंडीक्राफ्ट डेस्टिनेशन की तरह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए डेवलप करें, हम इनको मीटिंग्स, इंसेंटिव, कन्वेंशन, एग्जीबिशन के लिए डेवलप करें और हम हर स्टेट को एक अवसर दें कि वो एक ग्लोबल ब्रांड की तरह डेवलप करें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारत कई सारे बिंदुओं पर आगे रहा है। आप कोविन की बात कर लीजिए, जब कोरोना का समय था, कोविन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था पूरे विश्व के लिए कि किस तरीके से भारत ने इस सिचुएशन को मैनेज किया। आयुष्मान भारत भी एक ऐसा ही स्कीम कह सकते हैं जहां पे हेल्थ को हम इतना बढ़ावा दे रहे हैं। डिजिटल जो सिटीजनशिप है, आधार, ऐसे समय में भारत किस तरीके से एक आइडियल सेट करता है पूरे विश्व के लिए कि भाई देखिए, हमने तो यहाँ इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी इतना अचीव कर लिया है, अब आपकी बारी। भारत किस तरीके से रास्ता दिखाएगा? देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत ने जो काम किया है वो कोई देश, कई देशों के लिए एक मॉडल बन के निकला है। ये मॉडल बिग टेक मॉडल जो अमेरिका का है उससे अलग है और यूरोप का जो GDPR मॉडल है उससे भी अलग है, क्योंकि हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाए, उसके ऊपर हमने प्राइवेट सेक्टर को इनोवेट करने दिया, हमने सबको डिजिटल आइडेंटिटी दी, भारत ने सबके बैंक अकाउंट खोले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया। उसके अलावा हमने फास्ट पेमेंट्स किए। जो फास्ट पेमेंट है वो USA, यूरोप, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस से 7 गुना ज़्यादा है। हमारे डिजिटल पेमेंट चाइना से 3 गुना ज़्यादा है। तो एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्टडी है कि जो हमने
पिछले 7-8 सालों में किया वो इंडिया को 50 साल लगते। हमने डेटा का उपयोग किया, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बदलाव किया वो जो 3.5 साल में किया वो 5 शतक लगते उसके लिए। तो ये सब बहुत इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने एक टेक्नोलॉजी को उपयोग करके लीपफ्रॉग किया। और ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो इंडिया की स्टोरी है, ये बताने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविन भी अगर आप देखते हैं तो हमने 2.5 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन किए, और ये 2.5 बिलियन जो कोविड वैक्सीनेशन है ये 7 गुना ज़्यादा है अमेरिका की पॉपुलेशन से। और ये दिखाता है कि अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करिएगा तो वो पेपरलेस रहेगी, कैशलेस रहेगी और ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। और हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि G20 की हो रही बैठकों के बारे में विस्तार से हमसे बात करेंगे। अमृतपाल, अगर देखा जाए तो अभी से पहले G20 की जब बैठक होती तो हम एक शिखर सम्मेलन के बारे में ज्यादा जानते थे। साल भर चलने वाली इन बैठकों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन भारत की अध्यक्षता के बाद भी हम लगातार बैठकों के सिलसिले को देख रहे हैं। जहां मुंबई में आप मौजूद हैं और उधर बेंगलुरु में आज की इन 2 महत्वपूर्ण बैठकों का क्या कुछ सिग्निफिकेंस है, थोड़ा उसका बताइए। आपने ठीक कहा कि जनरली लोगों को लीडर्स समिट जो होती है, जैसे अभी पीछे बाली में हुई जो 17वीं G20 के शिखर सम्मेलन था, जहां राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, ज़्यादा विजिबिलिटी उसी की होती है। पर होता क्या है कि वहां तक पहुंचने के लिए आप ये रास्ता तय करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि ऑफिशियल लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। G20 का ये जो प्रोसेस है या सिलसिला है इनकी मीटिंग्स का, ये साल भर चलता है। भारत करीब 215 मीटिंग्स 50 से ज़्यादा देश जगहों पर भारत की अलग अलग प्रांतों में, यूनियन टेरिटरीज में ऑर्गेनाइज करेगा। ये मीटिंग्स ऑफिशियल लेवल मीटिंग्स अभी चल रही हैं। जैसे यहाँ मुंबई में पहली डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चल रही है। बेंगलुरु में पहली डेप्यूटी फाइनेंस और डेप्यूटी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग चल रही हैं। तो ये मीटिंग्स आधिकारिक तौर पे होती हैं, अधिकारी लेवल पे होती हैं। फिर होता क्या है कि इन मीटिंग्स में प्रायोरिटीज हर देश की अलग होती हैं, तो वो अपना एजेंडा लेके आते हैं। फिर उसके बाद वो स्टेट करने के बाद नेगोशिएशंस होती हैं। फिर एक खाका तैयार किया जाता है कि क्या मंजूर है, क्योंकि G20 एक कंसेंसुअल ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ किसी के पास UNSC की तरह वीटो पावर नहीं है। अगर सब लोग मानते हैं वही चीज जॉइंट कम्युनिके में जाती है। तो ये वर्किंग ग्रुप्स क्या करते हैं कि अपने अपने अलग अलग जो उनकी स्ट्रीम्स हैं, जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति में कैसे तेजी लाई जाए या उनकी प्राप्ति में कैसे तेजी लाई जाए, तो उसकी बात हो रही है। एक कल्चर पे होगा, एक टूरिज्म पे होगा, एक एग्रीकल्चर पे होगा, क्लाइमेट पे होगा। ऐसे अलग अलग शेरपा ट्रैक के अंडर 18 वर्किंग ग्रुप्स हैं, 13 वर्किंग ग्रुप्स हैं, और फाइनेंस ट्रैक के अंदर 8 वर्किंग ग्रुप्स हैं। फिर इनका जो आउटकम होता है वो जाता है मिनिस्टेरियल लेवल पे। मिनिस्टेरियल आउटकम्स जो होते हैं वो फीड इन करते हैं लीडर समिट पर, जहां पर फाइनल नेगोशिएशन होती है, और उसके बाद जो सबको मंजूर होता है वो जॉइंट कम्युनिके में आता है। तो इन मीटिंग्स का ये महत्व है। आरिंद्र जी, अमृत, आपने भी आज शेरपा अमिताभ कांत से संवाद किया, बातचीत की है, क्योंकि भारत के सामने भी अपने आप को शोकेस करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, और ये मौका एक दिन का नहीं, पूरे साल भर का है, हमारी इस रिच हेरिटेज को भी शोकेस करने को लेकर। उस लिहाज से किन बड़ी बातों का जिक्र आज आपके साथ बातचीत में शेरपा ने किया है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत इस जो G20 का जो की अपॉर्चुनिटी है का जो ये प्रेसिडेंसी अध्यक्षता है, उसको यूज कर रहा है भारत की डाइवर्स कल्चर्स को शोकेस करने के लिए। बाहर वाले जो मुल्कों से जो डेलीगेट्स आए हैं, उसका मकसद ये है कि एक तो आप अपने आप को पोजीशन करते हैं, ब्रांड करते हैं। दूसरा उसका मकसद ये है, जैसे शेरपा कह रहे थे, कि अलग अलग जगहों पे, जैसे अभी शेरपा मीटिंग पिछले हफ्ते
पहली शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुई, ये वाली मुंबई में हो रही है। चलिए, बड़े मुंबई जैसे बड़े शहर में तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर उदयपुर, चंडीगढ़, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, इंदौर, ऐसे शहरों में आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। इतनी बड़ी मीटिंग आपने आज तक नहीं की है। आपने छोटी मीटिंग्स की हैं, ब्रिक्स की है, हालांकि वो भी एक बड़ी मीटिंग होती है, पर इतनी इस लेवल की नहीं होती। उसमें जितने 6 देश हैं वही आते हैं। यहाँ 20 देशों के डेलीगेट्स, फिर 9 इनवाइटी कंट्रीज के डेलीगेट्स, 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डेलीगेट्स, तो करीब 42-43 डेलीगेशंस हैं। तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, अपना कल्चर शोकेस करते हैं, टूरिज्म प्रमोट करते हैं, और दूसरा उसका रिप ऑफ जो अपने लोगों के लिए आप एक तरह की जन भागीदारी क्रिएट कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, सरकारें तो चले जो कर रही हैं सो कर रही हैं क्लाइमेट चेंज पे, पर प्रधानमंत्री ने जब ग्लासगो पे ये आइडिया दिया था, उन्होंने कहा था कि आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जी। अगर हर सिटीजन कमरे से जाने के पहले लाइट ऑफ कर देता है, पंखा ऑफ कर देता है, तो ये एक वो था। तो G20 में ये एक अहम मुद्दा है। तो जब G20 की कॉन्फ्रेंसेस इनके शहरों में हो रही हैं, इनकी ब्रांडिंग हो रही है, लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई लोगों के लिए आप अपने इनपुट्स दें, या आप सेल्फी विद कहीं पे भी शहर में है, आइकॉनिक जगहें जो आपके शहर की हैं, जैसे यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है, उसको लाइट अप किया, तो जाएं आप वहां फोटो खींचें, डालें माईगव पे। तो इससे आप जन भागीदारी क्रिएट कर रहे हैं, ओनरशिप क्रिएट कर रहे हैं, और जो ये सरकारें और डेलीगेट्स अपनी ये फॉर्मल डिस्कशंस में तय करते हैं, उसको आप जन आंदोलन बना के उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत चूंकि अध्यक्षता कर रहा है G20 की, तो ऐसे में जो एजेंडा पूरा सेट होगा या उसका जो टोन टेनस सेट हो रहा है, उसमें भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत शुक्रिया अमृतपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुंबई से विस्तार से बात करने के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका।